मेजरमेंट करना। ओके, ये तो वर्ड की मीनिंग है। हम मैनोमेट्री करते क्यों हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे जो एसोफेगस उसका हम उसका प्रेशर्स मालूम करते हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कितनी है, क्या चीज़ है। सिर्फ एसोफेगस? एसोफेगस के बारे में, अभी तो एनोरेक्टल के बारे में पढ़ेंगे, तो एसोफेगस के बारे में। ठीक है। और मैनोमेट्री की मीनिंग भी हमें पता चल गई, हम करते क्यों है ये भी हमें पता चल गया। और कुछ? और एक स्पेसिफिक ग्राफ होता है जो कि हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, उस ग्राफ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टैपोग्राफिक, ग्राफिक। आपको कुछ याद है लास्ट में से? अच्छा मुझे ये बताइए कि कलर्स कोडिंग, जो हम कलर कोडिंग हम ग्राफ पे देखते हैं, उसमें हमने क्या स्टडी किया था? लाइट का प्रेशर कम होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये ठीक कह रहे हैं? आप लोग बताइए क्या ये ठीक कह रहे हैं? आपको कैसे पता? ठीक है। अच्छा, अब थिंग इज दैट कि अगर हम पुराने लेक्चर को रिवाइज नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम आगे कुछ भी नहीं पढ़ सकते। मैंने आप सबसे यही कहा था कि यू आर फ्री टू कम इन माय रूम एंड चेक आउट द कैथेटर्स, द प्रोसीजर, सब कुछ। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं, ठीक है? तो पहले सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल को भी लेके चलें। और आप सब फ्री हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। अगर कभी भी आपको सीखना हो आप आ सकते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। आई थिंक सो। आई नो थोड़ी रूटीन हेक्टिक है, लेकिन अगर हम लोगों को सीखना है तो हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। चलिए, अब आज का जो लेक्चर है, आज जो हम नेक्स्ट उसके टॉपिक पे आएंगे जो कि एनालिटिकल मैनोमेट्री। लास्ट हमने एसोफेजियल मैनोमेट्री पढ़ा था जिसमें हमने बेसिक्स भी सब रीड कर दिया था और साथ साथ हमने एसोफेजियल मैनोमेट्री को भी पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल मैनोमेट्री को। और इसके अंदर जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है एनालिटिकल मैनोमेट्री इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड टू मेजर द प्रेशर्स एंड रिफ्लक्सेस ऑफ द एनस एंड रेक्टम। एनालिटिकल मैनोमेट्री एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि प्रेशर्स मेजर करता है एनएस के और रेक्टम के, ठीक है? डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि प्रेशर्स मैनेज करता है, प्रेशर मेजर करता है किसके? एनएस और रेक्टम के। इट हेल्प्स assess the function of the anal sphincter, muscles, the rectal sensations and the coordination between rectum, anus and during defecation. अब इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं? असेस करते हैं एनल स्फिंक्टर के मसल्स की सेंसेशंस को, उनकी कोऑर्डिनेशन को, और ड्यूरिंग डिफिकेशन किस तरह से हमारी रेक्टम काम करती है, हम उसको इसके अंदर डिस्कस करते हैं। The main purpose of using rectal manometry is evaluation of chronic constipation and fecal incontinence. ठीक है? हमारे पास जो मेन पर्पस, अब जब हमारे पास एंडोस्कोपी जैसे एडवांस प्रोसीजर्स है, ईयूएस जैसे एडवांस प्रोसीजर्स है, तो हमें क्यों जरूरत पड़ रही है कि हम मैनोमेट्री परफॉर्म करें जो कि एक ब्लाइंड प्रोसीजर है। जरूरत ये महसूस हुई कि जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो उसमें हमारे पास प्रेशर्स मेजर नहीं किए जाते, ऐसा ही है। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी कि एक ऐसा कैथेटर हो जो कि प्रेशर्स को भी वैल्यूएट कर सके। तो उसके लिए हमने फिर इस तरफ लेकर आए उसको मैनोमेट्री की तरफ, और मैनोमेट्री के थ्रू हमने प्रेशर मैनेजमेंट करना शुरू की, जिसमें हमने सबसे पहले अब एक पेशेंट आया क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और फीकल या फिर फीकल इनकॉन्टिनेंस की कंप्लेन के साथ। तो उसके क्या इश्यूज आ रहे हैं, चाहते तो हम कॉलोनोस्कोपी भी कर सकते थे, लेकिन प्रेशर मैनेजमेंट चेक करनी है तो इसीलिए हम लोगों ने मैनोमेट्री उनको सजेस्ट करी। उसके बाद आ जाता है डायग्नोसिस ऑफ हर्शबर्ग्स डिजीज, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है असेसमेंट आफ्टर एनोरेक्टल सर्जरी। अब कोई पेशेंट की एनोरेक्टल सर्जरी हुई है और अब उसकी असेसमेंट करनी है, इसलिए कि भाई हमारी उसकी जो रेक्टम है या एनएस वो प्रॉपर से वर्क कर रही है सर्जरी के बाद या नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए हम मैनोमेट्री परफॉर्म करते हैं। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन। अब पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, उसकी डिटेक्ट करने के लिए कि उसमें कोई एरर तो नहीं आ गया, तो हम मैनोमेट्री परफॉर्म करते हैं, ठीक है? अब ये हर्शबर्ग्स डिजीज क्या है? ये एक ऐसा डिजीज है, ऐसा डिसऑर्डर है जो कि डायग्नोज होता है बच्चों में,
ठीक है। जब एक बेबी होता है उसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन होती है, उसको लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, लाइक उसने अपना फर्स्ट स्टूल जो पास करता है वो अभी तक हुआ नहीं, ठीक है, 2 डेज हो गए, 3 डेज हो गए, तो डॉक्टर्स भी इस चीज़ को लेके थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि जो रेक्टम और एनएस के पास जब वो कनेक्ट हो रही होती है, वहाँ पर जो नर्व सेल्स होते हैं वो ठीक तरह से बने ही नहीं, जिनको हम गैंग्लियन सेल्स कहते हैं, वो ठीक तरह से बने ही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे होते, उस तरह से उसको फीलिंग नहीं हो पा रही होती, इसलिए डिफिकेशन नहीं होती। तो इसको हम कहते हैं हर्शबर्ग डिजीज। ये बच्चों में मोस्टली कॉमन होता है, तो इसलिए फिर क्या करते हैं, उनकी सर्जरी करते हैं और फिर वो जो स्पेसिफिक एरिया होता है, जो नर्व सेल डैमेज हुए होते हैं उनको हटा के और जो हेल्दी एरिया होता है उसको एनएस के साथ जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये वाली सर्जरीज मोस्टली बच्चों में होती हैं और ये उनकी बर्थ एज में ही ये वाला जो डिजीज है डायग्नोज हो जाता है, तो फिर हम उनको इस तरफ लेके आते हैं। जब एक दफ़ा हो गई सर्जरी उसके बाद फिर हम उनको मैनोमेट्री करवाते हैं ताकि पता चल सके जो उन्होंने प्रोसीजर परफॉर्म किया है वो प्रॉपर से हुआ और अब वो काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। क्या ये बाय बर्थ ही होता है या इनिशियल स्टेज के साथ साथ बढ़ता रहता है? नहीं, बाय बर्थ होता है जिसमें नर्व सेल डैमेज हुए भी होते हैं या बने ही नहीं होते। फिर उसके बाद जब अगर ऐसा होता है कि बच्चा थोड़ी बड़ी एज में आ गया है और स्टार्टिंग में उसको वो सिम्टम्स कम थे, उसके बाद जब वो एज ज़्यादा हो गई तो सिम्टम्स ज़्यादा होने लगे, तो फिर ये ज़्यादा। इनको किस तरह डायग्नोज करते हैं? इनको डायग्नोज करने के कुछ होंगे सिम्टम्स वगैरह। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है ना सिम्टम डायग्नोज। अब एक बच्चा है छोटा, डायग्नोज किस तरह करेंगे इसको? उसके स्टूल पास में हो गया है नहीं, मैं क्रोनोस्कोपी नहीं है, ये मैनोमेट्री के जरिए डायग्नोज करते हैं। इसमें क्या चीज़ देखते हैं? पैरास्टाइल्स देखते हैं, क्या देखते हैं? नर्व्स की मूवमेंट देखते हैं, पैरास्टाइल्स उनके प्रेशर में मेजर करते हैं। हम यूएस गाइड के जरिए क्या चीज़ मेजरमेंट कर सकते हैं इसकी? प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं किस चीज़ की? यूएस इन्होंने नर्व का काम यूएस गाइड क्या कर सकते हैं? हम उनकी बॉल चेक कर सकते हैं, बॉल्स चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अल्ट्रासाउंड ये प्रोब चीज़ लगा हुआ जो होता है। मिसिंग कर रहे थे ना, तो हम उनको 360 डिग्री जब हम इनका यूएस करते हैं रेडियल से, तो हम उसकी वॉल्स चेक कर सकते हैं कि वॉल्स कितनी थिकनेस है उसकी, जिसकी वजह से क्या इसकी नर्व जो है वो इसकी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और इसके अंदर जो वैस्कुलर प्रेशर होता है उस प्रेशर को भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं यूएस में। अच्छा, ये हमारे शायद पास फर्स्ट टाइम सुना होगा। हाँ सर, हमारे पास कुछ पेशेंट आते हैं 15 डेज में इंजेक्शन लगवाने एडिनोसिन, उनका क्या ये सेम कैसे होता है? नहीं, वो जो इंजेक्शन लगाने आते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है, दूसरा सोडियम टेट्राडाइसाइल सल्फेट होता है इसकी। तो बेसिकली वो हेमरॉइड्स के ऊपर लगता है, जो छोटे हेमरॉइड्स होते हैं उनके ऊपर इंजेक्शन लगाया जाता है। नहीं और सर, दूसरा कुछ पेशेंट आते हैं ना हमारे पास 15 जो मिसबा है पेशेंट, सलमा भी है, क्या केस है? भूखी हुई तो केस समझ नहीं आ रहा कि जो कोलॉन है उसकी मूवमेंट सही नहीं है और समथिंग लाइक दैट। उसकी पेरिस्टाल्सिस वीक होगी ना, उसको इंप्रूव करने के लिए। अच्छा, तो ये इसमें नहीं आएगा? नहीं, ये अलग चीज है। अच्छा, अब हमारे पास सिम्टम्स आ गए हैं। सिम्टम्स हमारे पास क्या क्या होते हैं इसके। जब पेशेंट आया तो वो स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ आता है, फिर वो हमें बताता है और फिर हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आपको मैनोमेट्री करानी चाहिए। वो हैंगे डिफिकल्टी पासिंग स्टूल और इनकम्प्लीट एफिकेशन, इनवॉलंटरी स्टूल लीकेज, एबनॉर्मल बाउल हैबिट और पेन ड्यूरिंग डिफिकेशन। अब पेशेंट आया, उसने हमें कंप्लेन करी कि उसको इनकम्प्लीट एफिकेशन हो रही है। क्या मतलब इसका कि जो अर्ज थी डिफिकेशन की वो प्रॉपर से पूरी हो नहीं पाई और उनको बार बार स्टूल के लिए जाना पड़ रहा है, ठीक है। उसके अलावा इनवॉलंटरी स्टूल लीकेज, फीकल इनकॉन्टिनेंस, जिसमें ये हो जाता है कि आपके पास कोई वो नहीं रहती, क्या कहेंगे उसे, कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। तो और उसके अलावा आ जाता है एबनॉर्मल बाउल हैबिट, बार बार स्टूल की अर्ज हो रही है तो उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, और पेनफुल डिफिकेशन, स्टूल पास करते वक्त पेन हो रहा है, तो ये वही कुछ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है।
उसके बाद प्रोसीजर आ जाता है हमारे पास। यहाँ पे जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो लंदन क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर कुछ और चेंजेस भी होते हैं जो कि हम ड्यूरिंग प्रोसीजर जब हम पेशेंट के साथ होते हैं तो उसको हम कुछ एक्टिविटीज बता रहे होते हैं कि आपको इस तरह से करना है, आपको इस तरह से करना है, और फिर वो प्रोसीजर हम उस तरह से मेजर प्रेशर जो है वो हमारे पास ग्राफ के ऊपर आ रहे होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि a thin catheter with sensor is inserted into the rectum। एक थिन कैथेटर होता है, उसके आगे बलून लगा हुआ होता है, वो हम रेक्टम के थ्रू इंसर्ट करते हैं। पेशेंट रिफ्लेक्सेस, स्क्वीजेस एंड पुशेस एट इंटरवल्स। अब हम पेशेंट को कुछ एक्टिविटीज देते हैं, उसमें क्या होता है, हम सबसे पहले तो उनका रेस्टिंग प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, कैथेटर इंसर्ट कर दिया, पेशेंट बिल्कुल रेस्ट पे, कोई एक्टिविटी अभी वो नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद फिर हम उनसे कहते हैं स्क्वीज करने के लिए कि आप स्क्वीज करें। फिर जब वो 30 सेकंड्स की स्क्वीज लेते हैं, उसके बाद उनसे कहते हैं कि पुश करें। बलून जो हमने अंदर इंसर्ट किया था उसके अंदर हम 10 ml एयर इंसर्ट करते हैं, उसके बाद उनसे कहते हैं कि पुश करें। ठीक है, और उसके बाद आता है प्रेयर वगैरह सब कुछ आ जाता है, और उसके बाद हम कैथेटर को निकाल देते हैं। उसके बाद आ जाती है प्रेशर रीडिंग्स एंड रिफ्लेक्सेस आर रिकॉर्डेड। अब जो भी प्रेशर्स हमने वहाँ पे मेजर किए, जब उसने स्क्वीज किया तो भी कुछ प्रेशर पैटर्न बना होगा, जब उन्होंने पुश किया तो भी कुछ प्रेशर पैटर्न बना होगा। ये सारी चीजें हमारे पास रिकॉर्ड होगी। कहाँ पे रिकॉर्ड होगी? कौन से ग्राफ में? मैथमेटिक एग्जाम उसको कुछ कहते हैं, उसका स्पेसिफिक नाम है। उस ग्राफ में हमारे पास वो सारी जो उनके प्रेशर्स थे वो सेव हो गए। अब उनके अंदर कुछ कलर कोडिंग्स आ रही होती हैं जिनको हम जब एनालाइज करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये इश्यूज है और ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल चल रही हैं, तो इनको वो सारी चीजें हमारे पास रिकॉर्ड बन गई। प्रोसीजर टेक्स अबाउट 30 मिनट्स एंड इट इज पेनलेस। बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर होता है और 30 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं वो क्या होते हैं? हाई रेस्टिंग प्रेशर, स्फिंक्टर स्पैज़म और हाइपरटोनिया। अब क्या होता है कि रेस्टिंग प्रेशर जो पेशेंट का होता है, जब पेशेंट बिल्कुल रेस्ट पे होता है तो उनका क्या होता है, जो मूवमेंट होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हम हाइपरटोनिया कहते हैं। ठीक है, अब रेस्टिंग प्रेशर के ऊपर आपको वो तो हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो आपका रेक्टम है वो बहुत ज़्यादा स्क्वीज्ड है, बहुत ज़्यादा टाइट है, तो उसको हम हाइपरटोनिया कहते हैं। अब लो प्रेशर्स आ जाते हैं। लो प्रेशर में होता है बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ होता है, रेस्टिंग में बिल्कुल कोई मूवमेंट कुछ भी नहीं हो रहा होता, तो उसमें क्या होता है कि कोई प्रेशर भी नहीं बन रहा होता। अगर एक नॉर्मल रेस्टिंग प्रेशर देखें तो उसमें एक नॉर्मल रेंज बन रही होती है प्रेशर की, लेकिन जब लो प्रेशर्स होते हैं तो वो बिल्कुल इस तरह से पड़ा होता है। कैथेटर जब अंदर इंसर्ट किया तो वो बिल्कुल ओपन पड़ा है, कोई प्रेशर नहीं बन रहा, उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिया। वीक मसल और नर्व डैमेज। अब कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनकी जैसे कि जिनको स्टोमा लगा हुआ होता है। ठीक है, अब उनका क्या होता है कि रेक्टम की कोई मूवमेंट ही नहीं होती, कोई वो उस टाइम पे कोई टोन ही नहीं होती, तो इस वजह हम उनकी पेनोमेट्री परफॉर्म करते हैं तो रेस्टिंग प्रेशर हमें बहुत ज़्यादा लो आता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिया। फिर आ जाता है एब्सेंट रिफ्लेक्स, हर्शबर्ग डिजीज जो आ गया, इसमें आ जाता है हाइपोसेंसिटिविटी। फिर आ जाता है डिस्नेर्जिया, कोर मसल कोऑर्डिनेशन आल्सो एक्सप्लेन एज नॉर्मल। अब कुछ ऐसे होते हैं मसल्स जो कि प्रॉपर ठीक से काम नहीं कर रहे होते लेकिन काम कर रहे होते हैं, ज़्यादा नॉर्मल नहीं पर काम कर रहे होते हैं, तो उसको फिर हम एज नॉर्मल भी अक्सर कंसीडर कर लेते हैं। उन्होंने कुछ एक्टिविटी जो हमने कही उन्होंने प्रॉपर परफॉर्म करी, और लेकिन उसके अंदर वो नॉर्मल से थोड़ा सा कम बिलो नॉर्मल है, तो उनको हम एज नॉर्मल भी अक्सर कंसीडर करते हैं और उसको डिस्नेर्जिया कहते हैं। अब हमारे पास एडवांटेजेस क्या क्या है? लास्ट टाइम क्या क्या एडवांटेजेस थे मैथमेट्री करने के, हमने पढ़े थे? भूल गए? समझ आ गया सब? तो बोलो। दोबारा पढ़ लेते हैं। अच्छा, एडवांटेजेस हमारे पास क्या क्या है? नॉन इन्वेसिव एंड सेफ एंड क्विक। अब ये बिल्कुल नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, बहुत सेफ प्रोसीजर है, बहुत जल्दी हो जाने वाला प्रोसीजर है। ठीक है, प्रोवाइड एक्यूरेट फंक्शनल डेटा। अब हमें मसल्स एक्टिविटी की एक्यूरेट अगर हमें डेटा लेना है तो उनकी मैनोमेट्री करें। ठीक है, गाइड ट्रीटमेंट फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड इनकॉन्टिनेंस। अब हमें जब हमें पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, या इस पेशेंट को हाइपरटोनिया है, हाइपोटोनिया है, सेंसिटिविटी है, या फीकल इनकॉन्टिनेंस है, ये सब चीज़ें जब हमें पता होंगी तो हम उनको आगे का फर्दर जो ट्रीटमेंट हम उनको गाइड करेंगे वो प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यूजफुल बिफोर प्री एंड पोस्ट सर्जरी। अब ये
प्रोसीजर बहुत यूजफुल होता है जब हम पेशेंट को सर्जरी के लिए भेज रहे होते हैं, उससे पहले भी, कि उससे पहले उसके क्या इश्यूज थे और उसके बाद भी कि अब सर्जरी होने के बाद क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या इश्यूज अब उसको फेस करने पड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें देखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। लिमिटेशन हमारे पास क्या क्या है कि हम ये कहाँ कहाँ सिर्फ कर सकते हैं। रिक्वायर्ड पेशेंट कॉपरेशन, इसके अंदर लिमिटेशंस ये हैं कि हमें जब हम ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे तो हम पेशेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे कि ये चीज़ें इसके अंदर हैं और ये प्रॉपर ये पेशेंट जो है ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है। रिक्वायर्ड पेशेंट कॉपरेशन, पेशेंट की प्रॉपर कॉपरेशन चाहिए। अब एक पेशेंट है वो मेंटल इलनेस का शिकार है जो कि आपकी नॉर्मल बात का भी ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा है, तो वो ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब कल हमारे पास एक बच्चा आया था छोटा 3 साल का, अब उसका हमने प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया इस वजह से कि एक तो वो बहुत छोटा है, उसके लिए ये पेनफुल भी हो सकता है। सेकंड थिंग कि वो प्रॉपर हमारी बात को हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर पाएगा, इसलिए हम ऐसे बच्चों का या फिर ऐसे पेशेंट्स का जो कि मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं उनका हम ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज वो प्रॉपर तरीके से हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है नीड्स आएगा सही है। इसको बेसिकली एनेस्थीसिया में करना चाहिए, मैंने एडवाइस किया था इसमें एनेस्थीसिया में। तो अगर सर हम एनेस्थीसिया में करेंगे तो वो तो सो जाएगा, फिर वो स्क्वीज या कुछ इस तरह के एक्टिविटीज कैसे करेंगे? सॉल्यूशन होगा ना उसको करने का, ऐसे नहीं कुछ है ठीक है। अच्छा अब हमारा हाँ मंडे के लिए प्रिपेयर रहिए। ओके, नीड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स एंड ट्रेनिंग। अब ये प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए उससे पहले भी जरूरी है कि हम प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग लें, ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसको परफॉर्म करें। अगर हम प्रोसीजर परफॉर्म करने चले गए हमें पता ही नहीं हमने करना क्या है और कैथेटर को यूज कैसे करना है वो भी हमें नहीं पता, तो हम प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करेंगे? ठीक है, ये सब चीजें जो जरूरी है। ये सारा सर्जिकल ट्रीटमेंट आपने बताया, मेडिकल ट्रीटमेंट कोई नहीं इसके अंदर? मेडिकल ट्रीटमेंट होगा बट इसके बारे में मैंने स्टडी नहीं की। अच्छा, फिर आ गई है हमारे पास समरी। ओवरऑल जो भी हमने लेक्चर लिया है उसकी अब समरी है। इसमें हमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या पढ़ा हुआ है, वो ये है कि एनोरेक्टल मैनोमेट्री इज अ वाइटल फॉर इवैल्यूएटिंग एनोरेक्टल फंक्शन। एनोरेक्टल फंक्शन को प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट करने के लिए हम एनोरेक्टल मैनोमेट्री परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एनी डाउट? नो मैडम। फिर इट हेल्प्स आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड इनकॉन्टिनेंस। अभी हमें इस चीज में सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहता है कि एक पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत फ्रीक्वेंटली रह रही है या फिर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है या फीकल इनकॉन्टिनेंस है, वो क्यों है, इस सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम मैनोमेट्री परफॉर्म करते हैं, एनोरेक्टल मैनोमेट्री परफॉर्म करते हैं। एसेंशियल फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। अब हमारे पास पेशेंट के पास क्या कंप्लेन, अब वो सिर्फ कंप्लेन के साथ आया, सिम्टम के साथ आया, उसके पास उसकी प्रॉपर क्या डायग्नोसिस बनती है, ये सब कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए हम मैनोमेट्री परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हमारे लोगों को इस पूरे लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें हम हाइटन हर्निया मेजर कर सकते हैं? हाइटन हर्निया नहीं, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास कोई पिक्चर नहीं आती। अगर हाइटन हर्निया या इस तरह का कोई इशू होगा तो हमारा कैथेटर पास है। या रिफ्लेक्स डिजीज हो उसके मेजरमेंट करते हैं? नहीं, गैपिंग को भी नहीं करता, जैसे लोअर एसोफेजियल स्पेक्ट्रम नहीं करता, नहीं सिर्फ मूवमेंट में। सिर्फ मूवमेंट। अच्छा मैम, आपने कहा ना जो हम बाय बर्थ जो बच्चे को वो होते तो हम एनोर मैनोमेट्री करते, तो अब वो बच्चा बाय बर्थ में वो कर रिस्पॉन्स नहीं कर तो फिर कैसे करते हैं? नहीं, बाय बर्थ में हम उनको डायरेक्ट एनोरेक्टल मैनोमेट्री नहीं करते। पहले हम डॉक्टर देखेंगे, वो बताएंगे कि हाँ प्रॉपर डायग्नोस हो गया कि इनको हर्शबर्ग डिजीज है, तो फिर हम देखेंगे कि अगर ये पेशेंट ये बच्चा इतना एलिजिबल है कि ये प्रॉपर उस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सके तो ही हम उनको वो देंगे, अदरवाइज हम ये वो इंडिकेशन बेस पे डायग्नोस करते वो हैं? हाँ, जो आपकी इंडिकेशन जी आप लोग को सब समझ आ गया? ये तो पूछा था सब समझ आ गया? लास्ट लेक्चर में भी कोई नहीं बोल रहे थे नहीं, सवाल करें। मेरी जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा मीन्स कि वो 1 साल का है या उससे ज़्यादा छोटा है, उसकी मैनोमेट्री हम परफॉर्म करेंगे कैसे? क्योंकि बच्चे को अगर हम कोई भी कमांड देंगे कि आपने पुश करना है, स्क्वीज करना, वो तो नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे ना, इतने छोटे बच्चे के हम वैसे भी नहीं करेंगे। नहीं सर अभी मेरी ने कहा कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे बार बार तो हम उनका ये कर रहे होते हैं, तो फिर उसमें कैसे करेंगे? इंडिकेशन
ये उनसे पूछा बाय बर्थ हम नहीं करते, बाय बर्थ हम नहीं करते। 3 साल तक के बच्चे की भी बता रही है कि उनकी भी नहीं कर पाते क्योंकि डिमांड वो हमारी ही नहीं पाती। अच्छा, वो डायग्नोज होना कैसे होगा सर? एक तो मैंने पूछा क्या वो सिम्टोमेटिक डायग्नोस करेंगे इंडिकेशन बेस पे? नहीं, वो एरिया वो ऑफ सिम्टोमेटिक डायग्नोस होगा और ये जब मैं पूछ रही हूँ। वो जाएगा और फर्दर टेस्ट होंगे उसके, जब वहां पर आइडेंटिफाई हो जाता है कि इनको हर्शबर्ग डिजीज है फर्दर तो कौन से टेस्ट होंगे कैसे डायग्नोस करेंगे उसमें सबका हम- यही क्वेश्चन है। उसमें हम वो भी कर सकते हैं, स्कैन हो सकता है। सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा वो सीटी स्कैन बताती है कि इसकी नर्व है कि इसको कैसे पता चलेगा? नहीं बताती। मुझे खुद नहीं पता प्रॉपर इसके बारे में कि कौन सा टेस्ट बताएगा। अच्छा जो- टॉपिक है इसको जरा स्टडी हाँ, कर जो मुझे पता है वो मैंने आपको ठीक है बताया। वेरी ठीक गुड है। बहुत अच्छा। और कुछ क्योंकि हमारे घरों में जो नॉर्मल इतने छोटे बच्चे हैं तो हमारे दिमाग में भी सवाल चल अच्छा, रहे हैं ऐसा अगर कोई किसी एक बच्चे के साथ ऐसा होता है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे दायरे में ऐसी जगह मौजूद है कि इस बच्चे को हम आगे जाके डायग्नोस कर सकते हैं। एज ये सवाल इसलिए मेरे से दिमाग में 6 तक था, इनका कंफ्यूजन क्या वो एज लिमिट होगी ना कि 5 से अब हम कर सकते हम हैं जो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। हम यहाँ पर टीन एज के पेशेंट्स लेते मैं हैं। एक बात ऐड कर दूं मेरा ख्याल है वो एज होगी जो अंडरस्टैंडेबल हो दोनों के लिए। हाँ, 3 के बाद ले रहे हैं। इवन के एसोफेजियल मैनोमेट्री भी हम छोटे बच्चों की नहीं करते। 7-8 टीनेज साल की का बच्चा मेंटली डिसऑर्डर हो तो हम उसको क्या करेंगे अंडरस्टैंडेबल ज्यादा बेहतर हाँ ये सही है। एक दूसरे की बात समझ आ गया। और कुछ रह गया हो पूछ ले, फिर बाद में मैं पूछती हूँ तो फिर कहते हैं सर जब मैं पूछती हूँ तो फिर कहते हैं कि वो जब तक हम प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा। कुछ लोगों से मैंने डिस्कस किया था कि जब मैं प्री असेसमेंट करूंगी तो आप लोगों को कुछ याद है, तो उन्होंने मुझसे पता है क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जब तक प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेंगे हमें आएगा कैसे। नहीं एक बार आप हमें डेमो करके दिखाएं तो जरूर मैंने तो बोला है फ्री हो आप तो आप लोग बड़ा करते कैथेटर हैं हमारे पास हमारे सामने कैथेटर होगा, हमें आप उसका यूज बताएंगे कि ये इस तरह यूज होगा। अब देखो एक फॉर एग्जांपल ये बहुत सारे लोग ऐसे हमें ये नहीं पता मैन्युअल कैथेटर होता क्या है। हम तो रूम में आते जाते हमें फिर भी थोड़ी सी नॉलेज है। नहीं ये सब लोग वहाँ पे वॉशिंग का काम करते हैं, सबको पता है कि कैथेटर कैसा होता है। यूज नहीं पता। भाई अगर प्रैक्टिकली बताएंगे तो या एक पेशेंट हाँ नहीं डेमो होना चाहिए हम सबके सामने। तो ठीक है, आपको मैंने यही कहा कि रूम में आने में कोई इशू नहीं है। आप आइए, जब प्रोसीजर हो रहा था आप एक एक करके आके प्रोसीजर देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आप आएंगे सीखने में बोलो जाओ मुझे प्रोसीजर को सब करना है, ऐसा तो होगा नहीं। अभी मुझे प्रिपरेशन बता दो फिर फास्टिंग एंड एवरीथिंग। फास्टिंग हम 12 आवर्स की करवाते हैं, उसके साथ साथ हम उनसे कहते हैं कि आपको 3 एनेमा यूज करना है। 12 आवर्स अक्सर जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स होते हैं उनके बाउल ठीक तरह से क्लियर नहीं होते, इसलिए तो फिर क्या करते हैं बॉल ब्रेड कैसे करते हैं क्लीन एनेमा देके पहले उनको फास्टिंग पे रखते हैं ताकि कोई फूड ऊपर से वापस ना आए, और जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से है रेजिडुअल वो हम क्लीन एनेमा देते हैं। तो हम सीकम तक देख लेते हैं, फिर सिग्मॉइड में तो वी कांट गो अप देयर। नहीं तो पूरा ऊपर तक नहीं जाते, जस्ट रेक्टम और एनएस को भी। इस कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को बॉल ब्रेड नहीं करते करते हैं एनेमा लगाएंगे तो नहीं होगा। नहीं, वो तो sigmoid से सारे पूरी गट क्लियरली सही है। ये मुझे नहीं पता था, जो मुझे नहीं पता तो मैं आपसे पूछ रही ठीक हूँ। है तो आपस में डिस्कस कर रहे हैं हाँ मैं भी आपसे सीखने के लिए आई हूँ, और यहाँ पे मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर लोग बैठे हैं, तो जो चीज मुझे नहीं आएगी आप मुझे भी सिखा सकते हैं। डेफिनेटली ऐसी हाँ। अच्छा हम लोग कलर के साथ मतलब नॉर्मल होगी तो लाइट कलर होगा और एब्नॉर्मल रिपोर्ट हो तो उसमें डार्क कलर, मतलब कोई नंबर फिगर होगा कोई normal? ये अभी इन्होंने बताया था, क्या बताया था सलमान आपने? टेपोग्राफिक प्रेशर मैप, उसके अंदर हम कलर कोडिंग देखते हैं। जितना ज्यादा डार्क कलर होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, जितना लाइट कलर होगा उतना कम प्रेशर होगा। अब वो डिपेंड करता है जब पेशेंट के अंदर हमने कैथेटर इंसर्ट करा है तो फिर उस तरह के जैसे प्रेशर्स आ रहे होंगे उससे उसको हम देखेंगे। एक्लेजिया के अंदर नॉर्मल प्रेशर कितना होता है एक्लेजिया के अंदर नॉर्मल प्रेशर आया उसका एलियस का, उसके अंदर एक्लेजिया के अंदर नॉर्मल प्रेशर होता है 36। अगर इससे अबव जा रहा है तो इट्स मीन कि बहुत ज्यादा टाइट है, और कभी कभार ऐसा होता है हमारा कैथेटर पास ही नहीं हुआ होता, ऊपर ही पड़ा होता है। ये जिसकी वजह एज से- वाइज भी प्रेशर डिफरेंस होते हैं क्या नहीं, वो डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी कितनी है। एक्लेजिया अब उसमें टाइप्स आ जाते हैं, टाइप 1 टाइप 2। अगर टाइप 2 है या टाइप 3 है तो प्रेशर फिर उस मतलब 36 से कम ही होंगे, लेकिन अगर टाइप 1 है तो फिर ज्यादा होंगे।
ये IRP कहलाता है। ये IRP है। और अगर जैसे कैथेटर हमारा इंसर्ट ही नहीं हुआ, क्लिक हो गया, तो फिर उसमें प्रेशर एबनॉर्मल ही आते हैं, उसमें हमेशा हाई भी आते हैं, 100 तक भी जा रहे होते हैं। तो फिर हम ये चीज़ जज कर लेते हैं कि ये कैथेटर अभी पास नहीं हुआ, तभी इतने और पैपिलरी जो स्टेनोसिस होती है, जिनको SOD होता है, उनका रेस्टिंग प्रेशर कितना होता है? सॉरी सर, ये मुझे नहीं, ये इसके ऊपर मैं स्टडी करूँगी तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। LES अभी आपने बताया कि we can't measure LES and now you are saying we are measuring it. नहीं, we are measure LES क्या? LES ही तो मेजर करते हैं, ऐसा हमारे measure पॉइंट खराब करते हैं सारे। LES करते हैं। शायद मैंने आपका क्वेश्चन ठीक से सुना नहीं होगा इस वजह से, अदरवाइज हम LES ही मेजर कर रहे होते हैं। एसोफेजियल मैनोमेट्री के अंदर हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मेजर कर रहे होते हैं, उसके अलावा LES को हम मेजर करते हैं। मेन जो फोकस होता है वो LES ही होता है। आपकी बेस पे तो पॉइंट चल रही है ना। चलो बहुत अच्छा, हमारा अल्लाह का शुक्र है 1 साल मुकम्मल होने को आ गए। हमारी इस साल की ये लास्ट क्लास थी, लास्ट सेशन था। 2 महीने बाकी रह गए, 2 महीने के लिए पूरा वर्कआउट करें, अपना प्रैक्टिकल करे जाते और जो जो पूछना है पूछें। और आपका एग्ज़ाम इंशाल्लाह 22, 23, 24 के दरमियान में होगा, तो उस टेस्ट की तैयारी भी करें। और पेपर आप लोगों का तैयार हो चुका है, आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो 24/7 आप पूछ सकते हैं, जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा। कोई फीडबैक देना चाहते हैं इसके बारे में, कैसा हमारा 1 साल का ये सेशन था? बोलो बेटा, कोई बहुत अच्छा बच्चे बोलो बेटा, बहुत अच्छा क्या सीखा आपने? बहुत सारे काम 1 साल पहले आप क्या थे और 1 साल बाद आप 1 क्या? साल बाद क्या हमने क्या वो भी वही बोल रहे अरे यहाँ पे बहुत कुछ कैसे कैसे चीजें काम करवाते हैं, क्या करते हैं, इस बारे में कोई भी मालूम तो अगर चाहते हैं मजीद सेशन होते रहे, नेक्स्ट पेज लेना शुरू कर दी है। काफ़ी सारी एप्लीकेशन आ चुकी है। अगर आपका कोई रिलेटिव या आप लोग खुद कोई कोर्स करना चाहते हैं तो फ़ौरन इन्फॉर्म करें। इससे बेशतर के हम बाहर से लोग लें, बाहर से काफ़ी लोग आते हैं। तो अगर कोई भी आपका रिलेटिव है या आप लोग खुद करना चाहते हैं तो मौसम तो 30 नवंबर तक एप्लीकेशन देना करवाओ। सर ये इंटर के बेस पे इंटर प्री मेडिकल अगर हमारा अपना स्टाफ है तो इसको इंटर की बेस पे करते हैं, उसमें कोई शर्त नहीं कि प्री मेडिकल होना चाहिए। इंटर इसलिए होना चाहिए कि कम से कम बच्चा थोड़ी सी एज में ज़्यादा हो जाता है और थोड़ा सेंसिबल भी हो जाता है। मैट्रिक बेस तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, इतने सेंसिबल नहीं होते, इसलिए इंटर बेस में कुछ पूछना चाह रहे हैं तो थैंक यू। हमने एंडोस्कोपी से शुरू की थी और